दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस वक्त विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं करण सिंह त्यागी। इन्होंने केसरी 2 बनाकर एक बड़ा धमाका किया है और आज अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने के लिए हमारे सामने हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत करण आपका। थैंक यू यूनुस जी, नमस्ते। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मैं विविध भारती पर हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करने के लिए। क्या बात है करण, विविध भारती से किस तरह का नाता रहा है बचपन के दिनों में? तो विविध भारती से मेरा नाता रहा है अ, गाने सुनना। घर पे पिताजी को बहुत शौक था पुराने गानों का। हाँ हाँ। अभी भी है। तो हम गाने सुना करते थे। जो जयमाला जो आपका कार्यक्रम है उसमें मैंने बहुत गाने सुने हैं। और एक मेरा ये नाता रहा है क्रिकेट कमेंट्री। क्या बात है। क्रिकेट कमेंट्री मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि अ, जब मैं मेरठ में रहता था, मेरठ में मतलब हम छुट्टियों में जाते थे मेरठ, बिजली चली जाती थी और हम टीवी पे मैच नहीं देख पाते थे, तो रेडियो पे हम फिर कमेंट्री सुनते थे। क्या बात और है। बहुत जगह बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैं देश के ऐसे हिस्सों में, मुझे याद है एक बार हम अरुणाचल प्रदेश में थे, वहाँ पर टीवी नहीं था पर रेडियो पे हम क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे थे। तो क्रिकेट कमेंट्री से नाता रहा है, जयमाला के थ्रू नाता रहा है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है। आपका बचपन कहाँ बीता है वैसे? सो यूनिस जी, मैं पैदा हुआ था मेरठ में। पर जब मैं 2 साल का था तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था। मेरे पिताजी सीबीआई में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था देहरादून, तो हम पहले देहरादून गए। देहरादून रहा मैं 1 साल और उसके बाद 1988-89 में हम बॉम्बे आ गए। अच्छा। तो एक्चुअली मेरा बचपन तो मेरा सब बचपन पूरी जवानी सब कुछ बॉम्बे में बीती है। बट मैं मेरठ के साथ मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, सर्दियों की छुट्टियाँ हुई, मेरठ बहुत आना जाना हुआ, क्योंकि मेरे फादर मदर दोनों मेरठ से बिलोंग करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं रहा बॉम्बे में हूँ पर मेरठ ने कभी छोड़ा नहीं मुझे। अच्छा, और मुंबई जो है वो आपकी एक तरह से पढ़ने का और आपका जी जी पलने बढ़ने का शहर जी रहा जी है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। पिताजी यहीं नौकरी करते रहे या आप लोगों को उन्होंने यहाँ सेटल कर दिया सो था? पिताजी यहीं नौकरी करते रहे, क्योंकि 93 ब्लास्ट केस के वो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। जो बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके वो मेन ऑफिसर थे। वो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी साल चली और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक कोर्ट केस चला जो टाडा हाई कोर्ट में, जो टाडा कोर्ट में यहाँ पे जो केस हुआ, उसके चक्कर में वो काफ़ी उन्होंने अपनी ज़िंदगी बॉम्बे में बिताई। जब मैं लॉ कॉलेज में आ गया था तो उनका ट्रांसफ़र हो गया फिर दिल्ली, पर मम्मी और मैं हम बॉम्बे में ही रहे। अच्छा, ये लॉ कॉलेज की तरफ आप बढ़ गए। जी। क्या स्कूल के ज़माने की पढ़ाई जब हो रही थी, कोई एस्पिरेशन तब कुछ अलग थी या आपने पहले ही तय कर लिया था कि आपको कानून की पढ़ाई करने के लिए जाना है? स्कूल के दौरान मुझे याद है कि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये ऐसे विचारों के साथ मैंने पढ़ाई करी। वो ये भी चाहते थे कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। तो आर्मी, कंपेटिटिव सर्विस, वो चाहते थे कि मैं ये सारी चीज़ें करूं। और ट्वेल्थ के दौरान मेरा मेरा एक एक शिफ्ट आया कि मुझे लगा कि मैं एक इंजीनियर भी बन सकता हूँ, इसलिए मैंने 11th-12th में इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट था वो चूज़ किया। पर जैसे ही 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मुझे याद है कि मेरा अपने फादर के साथ एक कॉन्वर्सेशन हुआ जहाँ पे उन्होंने मुझे समझाया कि अगर एक इंसान लॉ करता है तो वो सब चीज करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि लॉ आपको एक ऐसा फाउंडेशन दे देता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दे देता है आपकी जिंदगी में कि आप कुछ भी कर सकते हो। और क्योंकि क्योंकि फादर सीबीआई में थे, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस लॉ के आसपास रिवॉल्व हुआ करते थे, इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉ की पढ़ाई करूं। और मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्च गेट में जो कॉलेज है वहाँ गया, वहाँ पे मैंने 5 ईयर लॉ कोर्स में दाखिला लिया। और एक्चुअली मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ कि मैंने लॉ की पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, लॉ आपको एक स्ट्रक्चर देता है, आपको एक आर्ग्यूमेंट करने की आप में को एक क्षमता देता है। और ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने विचार आगे रखने हैं और आपको दूसरे आदमी को कन्विंस करना आना चाहिए। बिल्कुल।
तो बहुत मुश्किल पढ़ाई, 5 साल लॉ की पढ़ाई, और हमने तो सुना है कि बहुत आसान नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। जी, वो तो लॉ हो या जो आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई करो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई तो मुश्किल होती है। हाँ। बट हाँ, वो पर अब मैं अपने अगर उन दिनों को याद करता हूँ तो मतलब हाँ, कठिनाई थी, पढ़ाई बहुत थी, पर मज़ा भी बहुत आया। फिल्मों से किस तरह का कनेक्ट आपकी फैमिली का और आपका रहा है? फिल्मों से कनेक्शन ये रहा है कि बचपन से फिल्में देखने का बहुत शौक था, हाँ, मतलब हाँ। बहुत कुछ ज़्यादा ही शौक था। जैसे फिल्में एक तरीके से रिलीजन था घर पे। मतलब फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती थी, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम सैटरडे शाम तक वो फिल्म देख लेते थे। वाह, वाह! और उसके बारे में फिर बात करना, फिल्म को एनालाइज करना, क्रिटिक करना, ये सब ये सब बचपन से एक, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी घर में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको शायद पता चले कि मैं कितना दीवाना था फिल्मों का, और अब तक हूँ। कि अगर मेरा अगले दिन एग्जाम भी है तो भी हम, अगर कोई अच्छी फिल्म रिलीज हुई है तो हम फिल्म देखने जाते थे, और मैं टेक्स्ट बुक लेके सिनेमा हॉल में जाता था। अरे बाप और रे! जब इंटरवल में लाइट ऑन होती थी तो अपना कोर्स रिवाइज करता था और फिर टेक्स्ट बुक वहीं बंद कर देता था। तो इस तरीके का ऑब्सेशन था फिल्मों को लेके। मुझे याद है कि जब, बहुत पुरानी याद है कि जब न्यूज़पेपर आता था, तो मैं न्यूज़पेपर में, मुझे बहुत शौक होता था वो पोस्टर देखना और ये पता करना कि ये फिल्म कहाँ रिलीज़ हुई है। मुझे इस चक्कर में बॉम्बे के सारे थिएटर्स ये पता हैं कि मीरा रोड में थिएटर का क्या नाम है, परेल में थिएटर का क्या नाम है, टाउन में कहाँ फिल्म लगी है। तो फिल्में एक ऑब्सेशन था, एक पैशन था। मतलब मैंने इतनी सारी फिल्में इतनी बार देखी हैं, इतनी बार उन्हें स्टडी किया है। तो मतलब जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये कहा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो वो बिल्कुल भी शौक नहीं हुए। जैसे ये बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को बताया वो शौक होते हैं, मेरे पेरेंट्स को तो पता था कि हाँ, ये तो होना ही था। हाँ, 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 क्या बात है। बातें ये चल रही हैं कि आप फिल्मों के दीवाने इतने ज़्यादा थे कि टेक्स्ट बुक लेकर भी फिल्में देखने चले जाते थे, और परिवार इस बात के लिए तैयार था कि बालक जो है वो टेक्स्ट बुक लेके भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कमाल की दीवानगी रही है। क्या तब कभी सोचा था कि सिनेमा की तरफ रुख करना है, या तब ऐसा कोई इरादा नहीं था? देखो, बैक ऑफ द माइंड, सब कॉन्शियस में तो हमेशा से था। क्योंकि फिल्में देखना, उनके बारे में बात करना, मतलब ये हमेशा से अंदर एक फीलिंग तो थी कि अगर इसमें कुछ कर पाऊँ तो कुछ बहुत बड़ी, मतलब कुछ बहुत बड़ी बात होगी, मतलब मैं बहुत खुश हूँगा। पर क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दी गई। बिल्कुल। और हमेशा से ये था कि अपने आप को पहले किसी फील्ड में साबित करो, कुछ कुछ मुकाम हासिल करो, फिर आप कोशिश कर सकते हो, फिर आप अपनी हॉबी के हॉबी को परस्यू कर सकते हो। तो मेरे साथ भी वो हुआ कि करना हमेशा से था, बट क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी रही, लॉ को अपनी लॉ डिग्री ख़त्म करी, फिर बाहर गया पढ़ने, हार्वर्ड लॉ स्कूल से मास्टर्स करी, और उसके बाद मेरी नौकरी लग गई। तो कभी भी करेज नहीं जुटा पाया कि ये सब छोड़ दूं और कुछ कुछ डिफरेंट ट्राई करूं, कुछ बोल्ड ट्राई करूं। तो हाँ, तो अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूं कि हाँ, करना हमेशा से था, बट एजुकेशन को मैंने प्रायोरिटी दी। और जब बॉम्बे से पढ़ाई ख़त्म कर ली आपने और हार्वर्ड जाने की बारी आई, तो ये कितना मुश्किल था वहाँ के लिए सिलेक्ट होना और पहुँचना? हाँ, मतलब हार्वर्ड जाना मतलब एक ड्रीम था। जी। मतलब अगर आप जब जिस साल मैं गया था, लॉ कोर्स में हम 5 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट हुए थे। केवल 5? केवल 5। तो ये नहीं, बहुत बड़ी बात थी। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हार्वर्ड ने मुझे एडमिशन दिया, और वो पूरा पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं तो हमारा सामना एक बड़ी दुनिया से होता है, दूसरी तरफ एक अफसोस रहता है कि हम अपने मम्मी पापा को, अपने घर को छोड़ कर जाते हैं। तो वो जो दिन थे, हार्वर्ड के शुरुआती दिन, वो किस तरह के थे? एक नई दुनिया का सामना करना और दूसरी तरफ अपनों को मिस करना। नहीं, मैं बहुत मिस करता था मम्मी पापा को। मुझे याद है कि वो वक्त ऐसा था कि जब
जैसे आज तो आप वीडियो कॉल करके 1 सेकंड में आप लोगों से बात कर सकते हो, तो वो जब मैं गया था, मैं 2009 में गया था, जब वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप जस्ट शुरू हुआ था, या इतने अच्छे से अभी जब तक आया नहीं था। तो मुझे याद है कि मैंने एक पहली कॉल करी थी अपने मम्मी पापा को, एक कॉलिंग कार्ड लेके एक बूथ से, और मैं रो रहा था क्योंकि मैं उन्हें याद कर रहा था, और मैं उन्हें, और डुअल फीलिंग्स चल रही थी, मैं उन्हें याद भी कर रहा था, मैं उस कॉल पे रो भी रहा था, और मैं उन्हें एक्साइटमेंट से डिस्क्राइब भी कर रहा था कि मैं किस जगह आ गया हूँ। क्या बात है। क्योंकि, और मैं आपको उन्हें बता रहा था कि हार्वर्ड में एक जगह है हार्वर्ड स्क्वायर, वो एक एरिया है जहाँ पे मतलब एक्टिविटीज चलती रहती हैं, म्यूजिक चलता रहता है, पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स हैं, वो बात कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, बहुत सारे कैफेज हैं। तो मैं उस जगह खड़ा था, मैं ये भी एक्साइटमेंट में डिस्क्राइब भी कर रहा था, और मुझे उनकी याद भी बहुत आ रही थी। यस यस। तो हाँ, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग थी। मतलब आई प्लेस टॉप प्रायोरिटी एंड टॉप एम्फेसिस ऑन एन एक्सपीरियंस लाइक दिस, कि आप बाहर जाओ देश से, आप अपने आप को टेस्ट करो इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, आप लोगों से मिलो। आप मेरे प्रोग्राम में, मेरे एलएलएम प्रोग्राम में जापान, लिसोथो जैसे स्मॉल कंट्री, चाइना, जर्मनी, पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स थे। और तो उन सब से मिलना, और एक चीज ये देखना कि हम हंसते सेम चीज पे हैं, हम रोते सेम चीज को लेके हैं। जैसे जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा था, तो वो बाकी देशों सबके के साथ भी हो रहा था। तो ये एक्चुअली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, और एक्चुअली इसी ने मुझे एनकरेजमेंट और करेज दी कि मतलब लाइफ में रिस्क लिया जा सकता है। वहाँ रहते हुए अपने देश को कितना मिस किया, और फिल्मों से किस तरह कनेक्ट बना के रखा? मतलब जैसे मैं आपको बताया कि मेरे परिवार में एक दीवानगी है फिल्मों को लेके। अगेन मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं जा रहा था हार्वर्ड, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज गिफ्ट दी। वो थी स्वदेश की डीवीडी। वाह वाह वाह। वो थी स्वदेश की डीवीडी। क्या बात है। अगर कभी मन करे कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें छोड़ के वहीं रह लोगे और वहीं जिंदगी बिताओगे, ये पिक्चर देख लेना। ये जो देश से तेरा स्वदेश से तेरा। हाँ, तो हाँ, गजब गजब गजब। ये एक मम्मी ही कर सकती है। मम्मी ही कर सकती है। मुझे लगा कुछ क्या मिल रहा है ये गिफ्ट खोला तो उसमें स्वदेश पिक्चर की डीवीडी थी। वाह, और मुझे वाह। स्वदेश पिक्चर बहुत पसंद है। मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म दैट आई हैव सीन। यस यस। तो एक तरह से वो आपके लिए एक नजीर थी कि आपको वापस आना है। जी जी जी, जी। क्या कभी ऐसा लगा था कि यहीं रह जाते हैं? नहीं, बैक ऑफ द माइंड हमेशा मुझे इंडिया ही वापस आना था। नहीं, ये मुझे कभी नहीं लगा कि वहीं रह जाते हैं। पर ये ज़रूर था कि हाँ, मतलब मैं वो ज़िंदगी एक्सपीरियंस करना चाहता था। क्योंकि एक तरीके से जैसे मैंने कहा कि वहाँ का सेटअप, वहाँ की, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन लॉ फर्म्स अमेरिका में हैं, मैं वहाँ पे काम करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू वर्क विद द बेस्ट पीपल। यस। तो हाँ, पर ये मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था। पर ये मैं हमेशा से श्योर था कि वापस इंडिया ही आना है, क्योंकि स्वदेश बहुत बार देखी हुई है। क्या बात है। अच्छा, जिन दिनों में आप हार्वर्ड में रहे और एलएलएम की पढ़ाई करते रहे, तो जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग काम था एलएलएम हार्वर्ड से करना। सबसे बड़ी चीज़ उस पूरे दौर में आपने क्या सीखी हार्वर्ड के अपने प्रवास के दौरान? नहीं, सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी, जो मैं आपको पहले भी एक चीज बता रहा था, कि आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, ये एक्चुअली बोलने में बहुत सिंपल और इजी चीज लगती है, पर एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से आप आर्ग्यू करते हो। और मेरा आर्ग्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक गंदी तरीके से डिबेट करो। आर्ग्यू करने का मतलब है कि आप अपना पॉइंट कैसे ऐसे सामने रखो कि दूसरा आदमी आपका पॉइंट समझे। वाह। तो ये बहुत सिंपल चीज है, पर मैंने हार्वर्ड में सबसे यही चीज सीखी कि आप जिंदगी को नेगोशिएट कैसे करते हो। जिंदगी में आपके बहुत चैलेंजेस आते हैं। हाउ डू यू नेविगेट योर वे थ्रू लाइफ। अगर कोई भी दिक्कत है, आपको वो दिक्कत को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उस प्रॉब्लम को समझना है, उसे एनालाइज करना है, और फिर उसे सॉल्व करना है। मतलब मैंने टेक्निकल नॉलेज बहुत गेन करी लॉ में, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो ये सॉफ्ट स्किल है ऑफ
delivering your vision, of communicating वाह। your vision. वाह, दुनिया भर के लोग आपके साथ थे, आपने बताया कि अलग अलग देशों के स्टूडेंट वहाँ पर थे, तो उनके साथ कोलैब करने में, उनके साथ पढ़ना या घूमना, वो किस तरह का अनुभव था? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मतलब हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। मुझे याद है कि मैंने एक्चुअली मुझे 2 फिल्म एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं। एक मैंने फिल्म देखी थी, माय नेम इज़ खान। वाह वाह। और ये मतलब अगेन मैं अपने आप को लकी और प्रिविलेज समझता हूँ कि मैंने फिर करण जौहर जी के साथ काम भी किया, माय फर्स्ट फिल्म। और माय नेम इज़ खान रिलीज़ हुई थी, बर्फ़ पड़ रही थी। मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को कन्विंस किया कि हमें ये फिल्म देखनी है, और वो जर्मनी के स्टूडेंट्स थे, यूके के थे। हम सब स्नो में, हमने बहुत 1-1.5 किलोमीटर हम चले। एक एल वाइफ करके एक बॉस्टन के पास एक जगह है, वहाँ पे हमने एक थिएटर ढूंढा, हमने वहाँ फिल्म देखी। और फिल्म देखने में मैं तो मतलब आई वॉज ब्लोन ओवर बाय द फिल्म। पर मुझे अभी तक याद है कि मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स गए थे, लाइक एक जर्मनी से एक लड़की थी, वो भी फूट फूट के रो रही थी उस पिक्चर में। मतलब दैट फिल्म टच्ड एवरीबॉडी यूनिवर्सली। Yes. एवरीबॉडी यूनिवर्सली। इमोशनल यूनिवर्सल होते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो मुझे एक वो एक्सपीरियंस मुझे एक याद है। फिर एक हमारे एग्जाम्स के बाद मैंने एवेटार फिल्म देखी थी, हाँ। वहाँ पे पहली बार, एंड आई वाज जस्ट ऑस्ट्रक कि मतलब ऐसे विजुअल्स और ऐसा वर्ल्ड कैसे क्रिएट कोई कर सकता है। और ये फर्स्ट एवेटार थी। और एक मुझे एक और फिल्म याद आ रही है, क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन। वाओ। हाँ, तो मतलब तो जैसे आप मेरी पूरी जिंदगी में फिल्मों के से याद रखता हूँ तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो रेफरेंस सिनेमा पॉइंट है। जिंदगी का सिनेमा है। वाह वाह वाह। तो हाँ, ये एक्सपीरियंसेस मुझे याद हैं, और मतलब इट वाज अ ग्रेट टाइम। और एक मैंने एक क्लब भी वहाँ पे, मैं एक मेंबर था क्लब का, विच वाज अबाउट जापानीज मूवीज। अरे गजब। उन फिल्मों से बहुत सीखा और बहुत सारे लोगों से मिला। मतलब चलते चलते एक दिन हार्वर्ड स्क्वायर में अमर्त्य सेन जी से मुलाकात हुई, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाते थे। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे, तो और उनसे नोबेल लॉरेट हैं। हाँ जी, तो उनसे बात करी। और ऐसे मतलब दैट वाज अ प्लेस वेयर यू मीट लेजेंड्स जस्ट व्हाइल वॉकिंग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मज़ा आया ये सारी बातें सुनकर। करण, हार्वर्ड की इतनी सारी बातें हुई, अब मुझे लगता है कि यहाँ वो बात कर ली जाए जब आप हार्वर्ड छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। जी जी। तो इसके आगे कहाँ का सफ़र था? तो बता दूं, हार्वर्ड छोड़ के मेरी पहली नौकरी लगी पेरिस में। तो 2 साल मैंने पेरिस में एक लॉ फर्म है, वहाँ पे मैंने काम किया, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ। उसमें मतलब बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस वो किए। उसके बाद में फिर से मेरी एक और नौकरी लगी न्यूयॉर्क। तो एक तरफ यूरोप आ गए, फिर वापस अमेरिका फिर चले गए, कॉन्टिनेंट बदल गए। हाँ, तो वापस मैं फिर न्यूयॉर्क में काम किया मैंने। न्यूयॉर्क वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ का एक्सपीरियंस अनपैरेलल्ड। तो वहाँ पे 2 साल काम किया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक डिसाइड करने का वक्त आया कि अब क्या किया जाए। लॉ फील्ड में आगे बढ़ा जाए, या जो एक हमेशा से एक हॉबी, एक पैशन रहा है, उसमें कुछ ट्राई किया जाए। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया लाइफ का, बिकॉज आई वाज आल्सो एट दैट स्टेज इन माय लाइफ कि जब वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी था। यस। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इंडिया वापस आता हूँ और मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ और सीखता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में। तो मैंने अपने न्यूयॉर्क में जो मेरे लॉ फर्म के जो मेरे बॉस थे, पार्टनर थे, उन्हें मैंने कहा कि मैं एक सबैटिकल लेना चाहता हूँ, कि मुझे इंडिया जाना है, मुझे फिल्मों में हमेशा रुचि रही है, मुझे एक बार कोशिश करनी है, मुझे एक बार देखना है कि मैं वहाँ पे क्या कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। वो उन्होंने मुझे परमिशन दी कि येस प्लीज़ गो हेड, डू योर 1 ईयर सबैटिकल। तो मैं खुशकिस्मत था कि मैं विशाल भारद्वाज जी को बचपन से जानता था, क्योंकि सेम शहर, वो भी मेरठ के, मैं भी मेरठ का। मेरे पिताजी भी उनके भाई को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। तो मैं बहुत लकी था कि मैं उन्हें जानता था। दोनों का एक क्रिकेट कनेक्शन भी निकलता है। दोनों का एक क्रिकेट कनेक्शन बिल्कुल बिल्कुल। विशाल सर तो मतलब ही इज अ क्रिकेटर फर्स्ट एंड अ फिल्म मेकर सेकंड। मतलब ही इज दैट गुड, एंड ही इज अ मास्टर एट व्हाट ही डज। मतलब आई एम इन ऑ ऑफ हिम। तो मैंने उनसे बात करी और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ, एंड आई वॉज लकी दैट ही गेव मी द परमिशन एंड ही सिलेक्टेड मी।
एंड मैंने उनकी फिल्म रंगून ज्वाइन करी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंटर्न था। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मतलब मैंने उनकी फिल्म ज्वाइन करी बिफोर द फिल्म इवन वेंट टू शूट। तो हम पहले प्री प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे उनके ऑफिस में, हमारी पूरी एक डायरेक्शन टीम थी। तो सबसे पहला मेरा वो एक्सपीरियंस था। फिर हम सेट पे गए। सेट पे जाने से पहले मुझे एक चीज़ याद है कि हमने अरुणाचल प्रदेश में शूटिंग करी थी, और विशाल सर ने मुझे पहले भेजा अरुणाचल प्रदेश ये देखने की शूट के लिए सब कुछ वहाँ पे रेडी है, तैयार है, हम लोग आएंगे, कहाँ रुकेंगे, लोकेशंस ठीक हैं, वहाँ के लोकल्स कैसे हैं। तो वो एक्सपीरियंस था। आप देखते हो कि फिल्म मतलब कितनी मेहनत से बनती है। बिल्कुल। किस इलाके में गए थे अरुणाचल के? मुझे वो तवांग, मुझे ठीक तवांग, हाँ। तवांग के आसपास वहाँ पे हमने शूटिंग करी। और फिर एक दिन क्या हुआ सेट पे यूनिस जी की लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था कि मुझे मेरा जो उस फिल्म में जो फर्स्ट एडी था, उसने मुझे मेरे हाथ में क्लैप बोर्ड थमा दी, जो आप हमारी फिल्म की जो क्लैप होती है। बिल्कुल। और मुझे ये ड्यूटी दी गई सेट पे कि मैं क्लैप दूंगा। मतलब हर शॉट से पहले मुझे जाके एक्टर के सामने बोलना है सीन 42 शॉट 8 टेक 1 क्लैप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वो काम दिया गया, और बहुत आसान काम लगता है, और एक्चुअली आसान काम है, पर क्योंकि मैं यंग था, मैं नर्वस था, तो कभी मुझे समझ में नहीं आता था कि कैमरा किस तरह पोजीशन है। हाँ। मैं गलत जगह क्लैप देता था। कभी एक्टर के फेस के बहुत पास जाके मैंने ठाक करे क्लैप दे दी। आई हैव ब्रोकन द एक्टर्स कंसंट्रेशन। तो पर उससे एक चीज हुई कि मैं एक्शन के बहुत पास रह के मैंने एक्सपीरियंस करने लगा चीजों को। और वहां पे मैंने देखा कि विशाल सर कैसे शॉट डिजाइन कर रहे हैं, डीओपी कैसे लाइट अप कर रहा है फ्रेम, एक्टर किस तरह लास्ट मिनट उसकी क्या प्रिपरेशन हो रही है, वो किस तरह इमोट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरी लाइफ बदल दी एक क्लैप बोर्ड ने, एक क्लैप ने। और उसके बाद से मतलब एक्सपीरियंस वाज जस्ट मैग्निफिसेंट। मतलब आई जस्ट सॉ द फिल्म कम अलाइव इन फ्रंट ऑफ मी। और एक बार वो एक्सपीरियंस जब हो गया पूरे रंगून का, फिर हमने फिल्म शूट खत्म करी, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्म कैसे एडिट होती है, तो एक तरीके से मेरा फिल्म स्कूल विशाल भारद्वाज वाज माय फिल्म स्कूल। वाह। एंड एक बार आपका मेरा वो एक्सपीरियंस आपके साथ हो, आपको मिल जाता है, देन देयर इज नो गोइंग बैक। तो क्या विशाल सर के साथ कोई बहुत यादगार बात, कभी डांटा हो या कभी कोई चीज सिखाई हो, या कोई और ऐसी खास बात जिसका जिक्र आप करना चाहें? देखो, यादगार बात एक थी कि उसमें एक गाना था रंगून में, जूलिया जूलिया। हाँ। जो फिल्म के बिगिनिंग में आता है। और विशाल सर का एक जीनियस आइडिया था कि मेरे जो डायरेक्शन टीम के जो एडीज हैं वो इस गाने में एक्ट करेंगे। अरे बाप रे। और क्योंकि वो फिल्म भी और वो गाना भी इज अबाउट द मेकिंग ऑफ अ फिल्म, जिसमें कंगना इज प्लेइंग एन एक्ट्रेस जूलिया ऑन द स्क्रीन। हम शूट कर रहे थे एक गाने की मेकिंग, कि एक गाना कैसे बनता है। तो उनका आइडिया था कि मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो नौसिखे हैं, जो एमेच्योर्स हैं, दे विल एक्ट देयर पार्ट्स। जैसे अगर मैं क्लैप दे रहा हूं तो मैं उस गाने में भी क्लैप दे रहा हूं। और वो गाने की शुरुआत ही मेरे शॉट के साथ थी, जिससे मुझे उर्दू में चौक से क्लैप बोर्ड पे टेक नंबर लिखना था, गाने की बीट्स याद करनी थी कि कब मुझे मुझे गाना शुरू करना है, लिप सिंक करना है, और एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक कैमरा मूवमेंट था। और मतलब मेरी हालत खराब हो गई। वो मैंने 17 टेक लगे हैं वो एक शॉट ओके होने में। और मुझे लगता है अभी तक, मतलब मैं जो ये भी, और एंड तक मुझे नहीं लगता मैं वो कर पाया ठीक से, बट ही वॉज वेरी पेशेंट। और हाँ, मतलब वो चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वो अभी भी, जब भी टाइटल आता है फिल्म का रंगून, उसके बाद वही शॉट आता है। क्या बात है। विशाल सर के नाम कौन सा गाना होगा? विशाल सर के नाम, मतलब उनकी जो फिल्म कमीने, बहुत अच्छी लगती है मुझे। कमीने का जो टाइटल ट्रैक है, वाह वाह, खुद उन्होंने ही गाया है। अरे मुझे वो गाना बहुत पसंद है। जिसका भी चेहरा छीला अंदर से और निकला, मासूम सा कबूतर नाचा तो मोर निकला। वाह, कभी हम कमीने निकले, कभी दूसरे कमीने। क्या गाना है वो, गाना सुना जाए। जरूर जरूर जरूर। कमीने फिल्म का ये गाना सुना, और विशाल भारद्वाज की ये नशीली आवाज हमने सुनी, जो हमेशा ही दिल के भीतर तक चली जाती है। रंगून फिल्म खत्म हुई तो आगे का क्या रास्ता था?
तो रंगून फिल्म ख़त्म हुई तो मैंने ये समझ लिया कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनना है तो दो तरीके हैं, या आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहें, आप सेट्स पे रहें, आप और फिल्मों में असिस्ट करें, या आप लिखें, आप खुद की कोई स्क्रिप्ट लिखें और अपने आप को प्रेजेंट करें लोगों के सामने कि मुझे टेक्निकल नॉलेज है मेरे पास, मैंने एक फिल्म में असिस्ट कर चुका हूं और ये मेरी फिल्म है, ये मेरा विजन है, अब मुझे डायरेक्ट करना है। तो ये दो तरीके मुझे समझ में आया कि इस तरीके से आप अपनी फिल्म बना सकते हो। तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि मैं कुछ लिखूं। तो मैं एक जन से मिला जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है मोहित किलम। हम दोनों ने साथ में एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और उस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेके हम मिले दो ऐसे शख्स से जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। वो हैं अमृतपाल सिंह बिंद्रा और आनंद तिवारी। तो ये दोनों लियो मीडिया कलेक्टिव नाम की एक प्रोडक्शन हाउस है, ये उसे चलाते हैं, ये उसके फाउंडर्स हैं। तो उन्हें ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और ये भी यंग प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्हें मेरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। अब वो एक दूसरा कोई रीज़न है कि वो स्क्रिप्ट कभी बनी नहीं, पर उस स्क्रिप्ट की वजह से मैं उनके साथ जुड़ा। वो वाली स्क्रिप्ट लेके हम धर्मा प्रोडक्शंस भी गए, क्योंकि वो एक लियो मीडिया और धर्मा प्रोडक्शंस की को प्रोडक्शन फिल्म होने वाली थी। करण जौहर से मुलाकात हुई, जो एक्सट्रीमली एनकरेजिंग, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एक तरीके से मतलब उन्होंने इतना बैक किया, इतना उस स्क्रिप्ट को उन्होंने पसंद किया कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। तो वो फिल्म वो लिखने की वजह से मेरी मुलाकात हुई अमृत से, करण से। उसके बाद मैंने अमृत के साथ एक तरीके से परमानेंट काम करना शुरू किया। एक शो है Amazon प्राइम पे आता है, बंदिश बैंडिट्स। वो म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक पे ही एक शो है, उसका सीजन 2 लिखा मैंने, जो आनंद ने डायरेक्ट किया। एक शो जियो पे आया था, उसका नाम है कालकूट। उसमें विजय वर्मा, श्वेता त्रिपाठी, उस शो का मैं शो रनर था और वो शो भी मैंने लिखा। वो हमारे सुनने वालों को शो रनर क्या होता है ये बताइए। तो शो रनर होता है जो शो रनर का एक एक्चुअली शो रनर कॉन्सेप्ट है, वो आता है अमेरिका से। अमेरिका में क्या होता है कि डायरेक्टर बदलते रहते हैं शोज के, सीजन्स के, पर शो रनर कंसिस्टेंट रहता है। शो रनर वो है कि जिसका क्रिएटिव विजन एक जो है, और वही क्रिएटिव विजन वो बताता रहता है डायरेक्टर्स को, वो ट्रांसलेट करता है, वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में तालमेल जो बनाए रखता है, वो क्रू को इकट्ठा करता है, वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को लाता है, वो प्रोडक्शन डिजाइनर को लाता है। तो ये एक तरीके से शो रनर का वो काम है। तो मेरा काम एक्चुअली पर बहुत आसान हो गया था, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। सुमित सक्सेना, उन्होंने ये शो लिखा और उन्होंने ये शो डायरेक्ट किया। वो कमाल के एक टैलेंट है। तो मैंने वो शो पे काम किया अमृत के साथ। और फिर मुझे याद है पैंडेमिक में फिर मेरी एक कॉलीग हैं आत्मिका, उन्होंने मुझे एक किताब के बारे में बताया, केस दैट शुक द एम्पायर। मैंने वो किताब पढ़ी और वो किताब को फिर मैंने अडेप्ट किया एज केसरी चैप्टर 2। वो फिर मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी, देन द जर्नी ऑफ केसरी चैप्टर 2 बिगैन। क्या बात है। मुझे याद है कि जब हमारी पहली बार बात हुई थी, जब हम गोवा फिल्म फेस्टिवल में मिले थे, तो आपने बताया था कि इस किताब को पढ़ के आप कैसे ब्लोन अवे हो गए थे और कितना गहरा असर इस किताब ने डाला था। मैं वो फिर से सुनना चाहता हूँ वो बात। जी, तो जलियांवाला बाग के बारे में मुझे पता था, हम सबको पता है कि वो कितना ग्रोटेस्क, कितना एक ब्लॉट बाय द एम्पायर इंसिडेंट हुआ है, जिसने मतलब जो हर किसी को रुला देता है। देयर इज सो मच ट्रेजेडी इन दैट इंसिडेंट। पर जब मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे पता चला कि मुझे जलियांवाला बाग के बारे में सारी चीजें नहीं पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि पूरा मैसेकर एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी टू किल। कि हमें सिर्फ यही पता है कि एक कर्फ्यू लगाया हुआ था, लोग वहां पे बैसाखी मनाने गए, प्रोटेस्ट करने गए, और जनरल डायर आते हैं और गोलियां चला देते हैं। पर जब मुझे इसके पीछे की कहानी पता चली कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से मैसेकर को प्लान किया, कि एक प्लेन उड़ा था जलियांवाला बाग में ये देखने के लिए कि इनफ लोग आ गए हैं कि नहीं आए हैं, और वो प्लेन फिर गया, उसने जनरल डायर को ये बात बताई कि अब इनफ लोग आ गए हैं, अब आप जा सकते हैं। ये कितना खौफनाक है, ये कितनी खौफनाक बात है।
और ये जो कर्फ्यू की बात है कि कर्फ्यू था और लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया वहां पर आए, ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि कर्फ्यू का ऐलान उन्होंने जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल के आसपास इलाकों में किया ही नहीं। तो वहां के लोगों को पता ही नहीं था कि कर्फ्यू है। इनफैक्ट उन्होंने एक झूठा ऐलान किया कि एक फेमस लीडर हैं, वो आने वाले हैं, उनकी आप आइए, उनका भाषण सुनिए, उनकी कविता सुनिए। तो इनफैक्ट उन्होंने और लोगों को बाग में इकट्ठा होने का एक मौका दिया ताकि वो एक भीड़ जमा हो सके। उन्होंने उसका इंतजार किया। तो ये सब मुझे जब चीजें पता चली और जब मुझे पता चला कि मैसेकर के बाद उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी ये बात छुपाने में, उन्होंने पूरा अपनी एक मशीनरी लगा दी एक झूठी खबर छपवाने में। हम आज सोचते हैं कि हम कहते हैं कि जमाना फेक न्यूज का है, ये शुरू ब्रिटिशर्स ने किया था। उन्होंने एक झूठी खबर छपवाई सारे अखबारों में कि जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे वो आतंकवादी थे और उनके हाथों में हथियार थे, और हमें सेल्फ डिफेंस में उन पे गोलियां चलानी पड़ी, जबकि ये सरासर झूठ है। इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे ट्रेलर में भी आती है द मोस्ट शॉकिंग लाई एवर टोल्ड, तो ये झूठ था। और उन्होंने जो पंजाबी न्यूज़पेपर, जो हिंदी न्यूज़पेपर सच छापना चाहते थे, उन्हें बंद करवा दिया। एक सर्वाइवर ने एक कविता लिखी थी खूनी वैसाखी नाम की, वो कविता बैन कर दी, वो पोयम बैन कर दी। तो जब मुझे ये सब पता चला और मुझे पता चला कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम है शंकरन नायर, जो एक ज्यूरिस्ट थे, जो एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने एक केस लड़ा इस पूरे नैरेटिव को डिमोलिश करने के लिए। उन्होंने एक केस लड़ा दुनिया तक ये सच पहुंचाने के लिए कि जलियांवाला बाग में हुआ क्या था। जब मुझे ये सारी चीजें पता चली, देन आई फेल्ट कि ये तो दुनिया को पता चलना चाहिए। जो एक्सपीरियंस मुझे मिला जब मैं बुक पढ़ रहा था, मुझे लगा ये एक्सपीरियंस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और तब आपने इस किताब से आगे भी रिसर्च शुरू की और स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। जी। ये किताब पढ़ी, ये किताब लिखी है रघु पलट और पुष्पा पलट, जो शंकरन नायर के रघु पलट इज हिज ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने किताब लिखी है। मैं उनसे मिला, फिर मैंने जलियांवाला बाग के अराउंड और सारी किताबें पढ़ी, और बहुत सारी किताबें हैं। एक वीएन दत्ता, एक बहुत महान इंडियन ऑथर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जलियांवाला बाग पे, वो मैंने पढ़ी। किश्वर देसाई, किम वैगनर, इन्होंने किताबें लिखी हैं। फिर उस वक्त जो कमीशन सेटअप हुई थी उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी, सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज़ पढ़े। ये सब देख के फिर हमने एक ये नैरेटिव जो एक स्क्रिप्ट, एक स्क्रीन प्ले में फिर उसे तब्दील किया। मेरे साथ जिस शख्स का नाम ले रहा था, अमृत, वो मेरे को राइटर थे। हम दोनों ने साथ में फिर ये स्क्रिप्ट लिखी, और फिर हमने स्क्रिप्ट लिखी। हम ये स्क्रिप्ट लेके करण जौहर जी के पास गए, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी। मुझे अभी भी याद है कि उन्हें स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने कहा कि वी शुड मेक दिस एज योर फर्स्ट फिल्म, दिस इज़ अ स्टोरी दैट द वर्ल्ड शुड नो। और हाँ, दैट वाज अ ग्रेट डे इन माई लाइफ। एंड करण जौहर, जिनकी फिल्म आप किसी ज़माने में हार्वर्ड में देख रहे थे, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी पहली फिल्म उनके लिए डायरेक्ट करेंगे। इस मोमेंट पर आपकी क्या कैफियत रही होगी? मतलब मैं वो फीलिंग भूल नहीं सकता। मतलब वो फीलिंग वाज अ ह्यूज फीलिंग। बट इसमें मैं पूरा क्रेडिट करण जौहर जी को देना चाहूँगा, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल बना देते हैं आपको, और वो इस तरीके से आपको बैक करते हैं, और वो फिल्म के लिए लड़ते हैं। उन्हें स्क्रिप्ट अच्छी लगी, उन्हें वो फिल्म अच्छी लगी, तो वो उन्होंने उसके लिए मुझे सपोर्ट किया, उस फिल्म के लिए। एंड मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने उनकी फिल्में देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। मतलब मुझे माय नेम इज़ खान बहुत पसंद है। माय नेम इज़ खान में और मैं उन्हें हमेशा ये बात बताता रहता हूँ कि माय नेम इज़ खान में एक डायलॉग है जहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल सीन है कि शाहरुख खान इज़ रीडिंग नमाज, इज़ डूइंग हिज नमाज एट अ प्लेस विच इज़ एंड पोस्ट 9/11, और वहाँ पे एक फैमिली उन्हें मना कर रही है कि आप यहाँ पे नमाज मत पढ़ो, यहाँ पे वाइट अमेरिकन हैं, अभी 9/11 हुआ है। और वो शाहरुख खान एक डायलॉग बोलते हैं जो मुझे हमेशा याद है कि नमाज जगह देख के नहीं, नीयत से पढ़ी जाती है। वाह वाह। एंड आई एम लाइक कि व्हाट अ डायलॉग, व्हाट अ लाइन। एंड मुझे उनकी कभी खुशी कभी गम इज़ वन ऑफ माई फेवरेटेस्ट फिल्म्स। तो व्हेन अ पर्सन दैट यू हैव आइडलाइज्ड, ही सपोर्ट्स यू, मतलब दैट मीन्स द वर्ल्ड।
क्या बात। बात हो रही है करण सिंह त्यागी से, और केसरी 2 के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है अपनी ज़िंदगी की कहानी हमारे साथ बांटते हुए। बात करण जौहर तक आप पहुंची है, और हम उस मकाम पर हैं जहां करण दूसरे करण से कहते हैं कि आपकी पहली फिल्म जो है वो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। कितना बड़ा चैलेंज महसूस हुआ उस पल आपको, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो नहीं था। नहीं, मतलब चैलेंजिंग बहुत था, पर ऐसे लोग जुड़ गए मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने ये चैलेंज मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। हाँ, अमृत is one of them, Mr. Karan Johar, and then the third person who joined my life is Akshay Kumar. वाह। And वो कहाँ से मैं उनको आपको लाने का आइडिया मैं और आपको केसरी नाम रखने का मैं आइडिया? आपको मैं आपको मैं आपको बताता हूँ कि जो ये स्क्रिप्ट जो करण सर को अच्छी लगी, उन्होंने खुद वो स्क्रिप्ट भेज दी अक्षय सर को, और फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भेजने के बाद मुझे बताया कि मैं स्क्रिप्ट भेज चुका हूँ अक्षय सर को। और फॉर मी दैट वाज अ, मतलब आई वाज वेरी नर्वस। ये क्या हो गया? मैं सोच रहा था कि मतलब मैं शायद एक बार और स्क्रिप्ट रिव्यू कर लूँ, कुछ और चेंजेस कर लूँ। एंड ही सेंड द स्क्रिप्ट टू अक्षय सर, एंड देन आई रिमेंबर वी गॉट अ कॉल कि अक्षय सर ने अमृत और मुझे बुलाया अपने ऑफिस। हम सुबह उनके ऑफिस मिलने गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि नाउ नरेट द स्क्रिप्ट टू मी। ओ, तो फिर मैंने उन्हें स्क्रिप्ट नरेट करी। मतलब आई वाज लकी कि उन्हें वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी, एंड देन वी स्टार्टेड अ क्रिएटिव पार्टनरशिप टुगेदर। एंड आई मस्ट टेल यू कि अक्षय सर, अमृत और हमने स्क्रिप्ट पे बहुत और काम किया। मतलब बहुत टाइम हमने बिताया जहाँ पे हमने एक एक सीन पढ़ा, रिसर्च करी। अक्षय सर चाहते थे शंकर नायर जी के फोटोज देखना। हमने अक्षय सर की बात कराई रघु पलट जी से। हमने शंकर नायर के बहुत सारे लेटर्स पढ़े टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे आदमी थे, वो किस तरीके से बात करते थे। और फिर ये पार्टनरशिप, एक तरीके से कोलैबोरेशन इन द ट्रूएस्ट फॉर्म ये स्टार्ट हुआ। एंड आई वाज वेरी लकी कि अक्षय सर वाज बैकिंग somebody like me जिसने जब तक एक शॉर्ट फिल्म भी नहीं बनाई थी। And that man's greatness, that he backs youngsters, he backs newcomers, and मतलब life changing experience। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शुरुआत में फिल्म का नाम क्या रखा था आपने? तो शुरुआत में हमारा कोई एक वर्किंग टाइटल था। शंकर नायर वर्सेस द एम्पायर। ओके। दैट वाज द वर्किंग टाइटल। जो केस को लेके जो केस का जो नाम था वही एक टाइटल था। फिर मुझे याद है कि हम एक सीन कर रहे थे गुरुद्वारे में, हम शूट कर रहे थे वो सीन। दिस इज अ सीन जो फिल्म के एंड में आता है। फिल्म के एंड में आता है कि जब शंकर नायर केस जीत के गुरुद्वारा जाता है टू थैंक द गॉड, और वहाँ पे फिर उसे परगट की परछाई दिखती है, परगट दिखता है। एंड वो सीन शूट करने जब अक्षय सर लोकेशन पर पहुँचे तो उन्होंने मुझे साइड में बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि इस फिल्म का नाम हमें केसरी रखना चाहिए। अरे गजब। तो मैंने कहा कि यस, दैट कैन बी अ इंटरेस्टिंग, अ वेरी गुड टाइटल। तो फिर उन्होंने वहाँ पे हमारे गुरुद्वारे में ही किसी से पूछा कि अगर हम इस फिल्म का टाइटल रखेंगे, और ये एक गुरुद्वारे में काम करता था, उन्होंने फिर उससे पूछा कि ऐसी ऐसी हमारी फिल्म की कहानी है, इसका टाइटल हम केसरी रखें तो कैसा रहेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा रहेगा टाइटल। और फिर हमने एंड मोमेंट पे जो एक जो हम स्कार्फ बांधते हैं गुरुद्वारे में, जो एक सिरोपा हम वो जो बांधते हैं, उसका कलर अक्षय सर ने पहले व्हाइट कलर का पहना हुआ था। अक्षय सर ने कहा कि ये चेंज करते हैं, ये मैं केसरी कलर का पहनता हूँ। और फिर हमने वो चेंज किया, और फिर हमने उस सीन में हम वो वाला स्कार्फ लेके आए। फिर अक्षय सर ने वो पहना, और फिर हमने वो सीन किया, और उस दिन से डिसाइड हो गया कि इस फिल्म का नाम केसरी होगा। बिकॉज इट ओपनड अप सो मेनी थिंग्स। क्योंकि अगर आप पहली केसरी भी देखो, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट रेवोल्यूशन, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट करेज। उसमें देयर वर 13 सोल्जर्स स्टैंडिंग अगेंस्ट द अफगान इन्वेडर्स। इसमें देयर इज वन मैन हु स्टैंड्स अगेंस्ट द एम्पायर। सो जो एक फिल्म का थीमेटिक फील है वो दोनों फिल्मों की सेम है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे देश में अबाउट करेज, अबाउट सैक्रिफाइस। और अब केसरी फ्रैंचाइज उन कहानियों को आगे और बताएगी और लोगों के सामने लाएगी वो कहानियाँ।
बहुत ही सही है। तो ये बहुत दिलचस्प तरीके से फिल्म का नाम बदल गया। यहाँ मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि केसरी 2 के शूट का पहला दिन आपके लिए कैसा था? केसरी 2 के शूट का पहला दिन, मतलब मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो बहुत नर्वस रहता हूँ। मतलब मेरे में अंदर बहुत नर्वस एनर्जी है, बहुत एंग्शियस रहता हूँ। तो मतलब मैं एक रात पहले बिल्कुल नहीं सो पाया, ओहो। बिल्कुल भी नहीं सो पाया। मतलब मैंने सोने की कोशिश भी करी पर नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि कैसा जाएगा पहला दिन, क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसके ऊपर मुझे याद है कि मेरी बात हो रही थी मेरे फादर से। उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे पता तो है कैमरा कहाँ लगाना है। मैंने कहा पापा लगा लूंगा। नो, एंड देन आई वाज टॉकिंग टू देम, और फिर आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ। और मतलब मेरा ये सारा नर्वसनेस मेरी वाइफ झेलती हैं। तो मतलब मैंने उन्हें भी एकदम बहुत नर्वस बना दिया था। और मुझे याद है कि मैं गया पहले दिन सेट पे, एंड and there were people there. Karan sir was there. He gave the clap for the first shot. Akshay sir थे. Everyone had come, like my friends, and Amrit was there. Amrit's parents were there. और बहुत नर्वस था, बट हाँ वो हो गया, अच्छे से हो गया। अक्षय सर गेव अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अक्षय सर सेड कि नहीं, मतलब आई करते हैं, एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। वाह। एंड हाँ, मतलब वो एक नर्वस एनर्जी थी, बट एक बार जब वो पहला शॉट हुआ, देन आई जस्ट बिकेम कंफर्टेबल। एंड मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आई वाज लकी कि मेरे आसपास जो लोग थे मेरे, वो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे मेरा फर्स्ट एडी, उसका नाम विपुल है, वो बहुत सपोर्टिव है। मेरा डीए रिहेन, मेरा डीओपी देबोजीत रे, मतलब इतनी अच्छी टीम थी हमारी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। वाह। और इट्स द टीम दैट मेक्स द फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस फिल्म के जब गाने तैयार हो रहे थे, उससे जुड़ी कुछ खास बातें? हाँ, गाने में तो मतलब वॉज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पहली बार फिल्म बना रहा था, पहली बार म्यूज़िक कंपोज़र के साथ काम कर रहा था। तो धर्मा में एक शख्स हैं जो काम करते हैं, उनका नाम है अजीम दयानी। वो म्यूज़िक सुपरवाइज़र हैं, पर वो एक तरीके से एक लेजेंड है इन द म्यूज़िक फील्ड। उन्होंने मतलब धर्मा को बहुत सारी हिट्स दी हैं, बहुत सारे गाने बनाए हैं। तो वो क्लोजली काम करते हैं डायरेक्टर के साथ। तो अजीम और हम दोनों ने साथ ही में डिसाइड किया कि हमें काम करना है म्यूजिक पे विद दिस फैंटास्टिक कंपोजर शाश्वत सचदेव, जिनका मतलब टुडे द वर्ल्ड नोज हिम बिकॉज ऑफ धुरंधर, एंड he's created such memorable music in धुरंधर। तो सो वी वर्कड विद शाश्वत, और तो शाश्वत के साथ मतलब गाने बनाना, द म्यूजिक पे काम करना। फिर अनदर लेजेंड जॉइंड अस वाज इरशाद कामिल, बिल्कुल। who wrote the lyrics of all the songs। मतलब it was an amazing experience। मतलब बहुत ही मज़ा आया कि सिचुएशंस पे काम करना। जैसे मुझे याद है कि एक जगह जो गाना है हमारी फिल्म में, और वो गाने के बोल हैं, किथे गया तू साइयाँ, सुन ले हाल दुहाइयाँ, किथे गया तू साइयाँ। और ये गाना ऐसी सिचुएशन में आता है जब शंकरन नायर को नाइटहुड मिल रहा है और परगट की बहन की हत्या कर दी जाती है, उसकी मदर इज किल्ड एट जलियांवाला बाग, और हमें इंटरकट करते हैं ये सीक्वेंस। तो मुझे याद है कि मैंने इरशाद सर को यही कहा था कि सर इट शुड बी लाइक अ प्रेयर टू गॉड, बट इट इज एन एंग्री प्रेयर टू गॉड। कि उस वक्त लोग क्या सोच रहे थे जलियांवाला बाग में। एंड देन ही केम अप विद दीस फैंटास्टिक वर्ड्स, एंड शाश्वत क्रिएटेड क्या बात है। और खास तौर पर इस तरह के जज्बाती लिरिक्स का कोई जवाब नहीं है इरशाद कामिल की इरशाद राइटिंग सर में। इज वेरी गुड। मतलब आई एम लकी दैट ही वर्कड विद मी। और कौन कौन से गानों की कहानियां? मतलब एक तो किथे गया तो साइयाँ गाना जो मेरा सबसे फेवरेट गाना है। फिर एक है शेरा उठ जरा, वो मतलब इट्स सच अ मोटिवेशनल सॉन्ग। मतलब दैट सॉन्ग स्पीक्स अबाउट पंजाब, दैट सॉन्ग स्पीक्स अबाउट रेवोल्यूशन। तो उसमें मनमोहन वारिस जी, वो उनका गाना है। वो हम बहुत खुशकिस्मत में हैं कि उन्होंने हमें राइट्स दिए अपने गाने उनका गाना यूज़ करने के लिए। तो एक वो गाने की मुझे बहुत स्पेशल मेमोरीज़ हैं।
फिर एक गाना है परवरदिगारा। परवरदिगारा जो गाना है, जो फिल्म को एंड करता है, मतलब वो फिल्म के एंड में जो हमें एक फीलिंग चाहिए थी होम कमिंग की, स्पिरिचुअलिटी की, वो गाना लाता है। जुबिन नौटियाल, हु इज अ ग्रेट सिंगर, ही संग दैट सॉन्ग। एक यंग एक सिंगर है गर्वित, उन्होंने ये गाना गाया, और उसमें मुझे याद है कि शाश्वत इज अ वेरी क्लासिकली स्ट्रॉन्ग सिंगर एंड ही वांटेड द सॉन्ग टू ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लासिकल बेस। तो हम मुझे याद है कि हमने पंडित अजय चक्रवर्ती जी, वाह क्या बात है, उनके साथ रिकॉर्ड किया। एंड दिस, और ये एक्चुअली एक प्रिविलेज है, क्योंकि मतलब वो इस देश के लेजेंड है। बिल्कुल। और पंडित जी की आवाज का जो गाढ़ापन और लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल है। बहुत कमाल, बहुत कमाल। तो उनके साथ रिकॉर्ड करना, मतलब तो ये एक्सपीरियंसेस विल स्टे विद मी फॉर अ लाइफ टाइम। क्या बात है। करण, आपके साथ बात करते हुए हम केसरी 2 के बनने की यात्रा पर चले आए। मुझे पता है कि केसरी 2 के सबसे डिफिकल्ट सीक्वेंसेस कौन से थे, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ सारी बातें। तो केसरी 2 का एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन टू शूट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर। बिल्कुल, बाकायदा। और एक वो, क्योंकि इमोशनली भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आप जो सीन शूट कर रहे हो, वो आप सीन शूट कर रहे हो जो एक हिस्ट्री का इतना टफ इंसिडेंट, मतलब काला अध्याय है। हाँ, मतलब इट्स सो इमोशनली बहुत ड्रेनिंग था। और मत तो एक वो सिचुएशन था, और एक तरीके से फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू वो जो सिचुएशन है, वो इतनी अच्छी फिल्मों में इतनी बार इतनी ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट हो चुकी है कि हम क्या नया करें। जैसे अगर आप रिचर्ड एटनबरा की गांधी लें, उन्होंने मतलब क्या शूट किया है वो सीक्वेंस, मुझे आज तक याद है कि वो पूरा मैसेकर का केओस शूट करते हैं, और उसके बाद एक कट करते हैं एक साइलेंट शॉट पे, जिसमें जनरल डायर इज फ्रेम्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्लैग। मुझे अब तक याद है कि दैट साइलेंस गिव्स यू द चिल्स। तो उन्होंने इतने अच्छे से शूट किया है। फिर रंग दे बसंती, रंग दे बसंती में जलियांवाला बाग मैसेकर शूट हुआ है। फिर सरदार उधम, विच इज सच अ ब्यूटिफुल फिल्म मेड बाय वन ऑफ माय फेवरेटेस्ट फिल्म मेकर सुजीत सरकार। अब हम क्या डिफरेंट करें, अब हम इस सिचुएशन को कैसे नया करें, तो एक चैलेंज था। तो इसमें मैंने मेरे डीओपी, हमारे एक्शन डायरेक्टर, हमने सोचा कि हम इसे शूट करेंगे फ्रॉम 14-year-old बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि अगर आप एज एन ऑडियंस उस वक्त जलियांवाला बाग में थे, अगर आपकी बहन और आपकी मां आपसे बिछड़ जाए और आप उन्हें ढूंढ रहे हैं इस केओस में, जहां गोलियां भी चल रही हैं, आप उन्हें ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हो, आपको उनकी एक झलक दिख रही है, फिर उनकी एक झलक आपसे गायब हो रही है, आपके अंदर आप भाग भी रहे हो, आपके आसपास आप 14 साल के हो, आप खून पहली बार देख रहे हो, आप लोगों को मरते हुए देख रहे हो, आप इनोसेंस को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हो, तो वो क्या फीलिंग होगी, वो कैसे कैप्चर करें। तो ये हमारा चैलेंज था। तो हमने ये थॉट को पकड़ के फिर हमने वो सीन शूट किया। क्या बात है। कितना वक्त लगा था? हमें 4 दिन लगे ये सीक्वेंस शूट करने में। बट वो जो लड़का है जिसने परगट का रोल प्ले किया, क्रिश राव, मतलब उसने क्या एक्टिंग करी है, मतलब ही जस्ट वाज ब्यूटीफुल। जब फिल्म प्रदर्शित हुई और ये दृश्य लोगों ने देखा, किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले पूरी दुनिया से? नहीं, रिएक्शंस तो खास तौर पे इस सीक्वेंस के बारे में रिएक्शन यही थे कि ये आपको एक रैटल कर देता है। मतलब आपके अंदर एक गुस्सा भर देता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और आपको जो कैरेक्टर है मेरा प्रगट, उसके तरफ आपको इन्वेस्ट कर देता है। तो मुझे यही रिएक्शंस मिले कि दिस वाज अ बोन चिलिंग सीक्वेंस। मतलब ये सीक्वेंस वाज डिफिकल्ट टू लुक एट, एंड यू नो वो एक्चुअली सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, कि इट वाज, हमें डिफिकल्ट हो रहा था वो देखना। बिल्कुल बिल्कुल। शूट के वक्त भी आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा? नहीं, शूट के वक्त एक इंसिडेंट मुझे याद है कि उसका जो हम लास्ट शॉट ले रहे थे, लास्ट शॉट था कि प्रगट अपनी बहन की लाश को हाथ में लेके चल रहा है, और पूरे जलियांवाला बाग में सिर्फ बॉडीज ही बॉडीज हैं, और वो चलता है और एक जगह बीच में आके ही जस्ट फॉल्स डाउन, और वो भगवान को देख के रो रहा है। और जब हम ये सीन शूट कर रहे थे, सनलाइट जा रही थी, हमारे पास टाइम बहुत कम था, मतलब बहुत सारे स्ट्रेसेस चल रहे थे, पर जैसे ही मैंने कट बोला, मैंने देखा जो स्टंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो हु आर लाइक दी स्ट्रॉन्ग मेन, उनके आंखों में भी आंसू थे। मतलब मेरी डायरेक्शन टीम तो रो ही रही थी,
पर ये मस्कुलर स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं जो दिन भर कूद छलांग करते रहते हैं वो तक रो रहे थे। जब मुझे लगा कि वी आर ऑन टू समथिंग स्पेशल। क्या बात है, बिल्कुल। अक्षय कुमार इस फिल्म की एक तरह से बोन है, इस फिल्म की जान है। तो अक्षय कुमार से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें, कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। मतलब अक्षय सर ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, मुझे नहीं लगता ये फिल्म बन सकती अगर उनका सपोर्ट और उनकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं होती फिल्म में। मतलब अगर आप फिल्म का लास्ट मोनोलॉग अगर आपको याद हो, जिसमें उनके अंदर का गुस्सा बाहर आता है, जिनमें मुझे याद है कि उन्होंने मुझे और अमृत को पुश किया कि ये जो मोनोलॉग है, ये जो शंकरन नायर एंड में बोल रहा है, ये सिर्फ अब जलियांवाला बाग के बारे में नहीं बोल रहा है, ये पूरी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने में उन्होंने जो एक एक चीज करी है वो सबके बारे में बोल रहा है, वो गुस्सा सबके बारे में है। तो वो मुझे एक एक्सपीरियंस याद है। एंड आई रिमेंबर कि उस दिन वो शूट पे सेट पे आए, हमने मतलब आधे दिन तो सिर्फ वो सीन रिहर्स किया है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करी है, और फिर जब कैमरा रोल हुए इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब दैट वॉज अ डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि वो उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ पे मुझे दी है, जो मुझे लगता है कि वो उनकी लास्ट मोनोलॉग मतलब मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो एक वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हमेशा याद रहेगा मुझे। और एक और है जो बहुत ही एक सीन था जो बहुत ही इमोशनल सीन था, जहाँ पे उन्हें कृपाल सिंह का खत मिलता है और उन्हें पता चलता है कि परगट को मारा गया था। और जब वो खत पढ़ते हैं और जो वो रोते हैं, मतलब मैंने जब अक्षय सर को देखा एंड द वे ही क्राइड, द वे ही इमोटेड, मतलब दोस्त टू, ये फाइनल मोनोलॉग और ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्या बात है। जब पूरी फिल्म बन गई और जब आपने इसका पहला शो देखा तो पूरी टीम के जहन में क्या चल रहा था, किस तरह का आपका हाल था? देखो, मैं जैसे आपको बताता हूँ, मैं तो नर्वस ही था। मतलब मैं तो जब फिल्म जिस दिन रिलीज हुई, मतलब मुझे याद है मेरे माता पिता आए थे प्रीमियर पे, उनके एक्सपीरियंस, मतलब मेरी टीम तो खुश थी, हम सब वी हैड फॉट अ वॉर टुगेदर और हम अब ऑलमोस्ट जीत के कगार पर थे, तो हमारे तो इमोशंस वर ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट जो मैंने अपने मम्मी पापा को देखा, उन्हें खुश होते हुए देखा, मतलब मुझे याद है कि मेरे मदर पहली बार जब उन्होंने फिल्म देखी, वो फिल्म देख ही नहीं पाई क्योंकि वो पूरे टाइम रो रही थी। तो मतलब उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि कहानी क्या है। मेरे पापा बहुत खुश थे। और तो वो तो मैं एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं सकता हूँ वो प्रीमियर का। दे वर जस्ट प्राउड एंड मुझे याद है कि वो फिर से फिल्म देखने गए एक थिएटर में, और वो थिएटर में जब उन्होंने फिल्म देखी, फिल्म ख़त्म हुई, तो लोगों ने फिल्म को अप्लॉज दी, मतलब एक स्पॉन्टेनियस अप्लॉज एक रेगुलर ऑडियंस ने फिल्म को दी। और फिर मेरी मम्मी इतनी खुश थी कि उन्होंने आसपास के लोगों को बताया कि ये फिल्म मेरे बेटे ने बनाई है। वाह वाह तो वाह फिर वाह। उन्हें अप्लॉज मिली दोनों को, और फिर उन्होंने मुझे ये बात आके घर पे बताई। तो मतलब क्या ये प्यारी सब बात ये है, सब क्या याद, प्यारी ये सब बात याद रहेगा हमेशा। मम्मी के लिए एक गाना हमने सुना करण। फादर आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, और ख़ासतौर पर वो सीबीआई ऑफिसर रहे, तो क्या वो एक बहुत सख्त कड़क इंसान थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सख्त कड़क इंसान नहीं थे वो। एक ही इज़ माई फर्स्ट फ्रेंड एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वाह वाह वाह। और उनके साथ वैसी ही मेरी रिलेशनशिप थी, है और रहेगी। मतलब वो मेरे आइडल हैं, मेरे हीरो हैं। ही इज़ माई फर्स्ट हीरो एंड मतलब आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड और प्राउड ऑफ द वर्क दैट ही हैज़ डन फॉर द कंट्री। यस। मतलब उन्हें प्रेसिडेंट मेडल मिले हैं 2 बार, और उन्होंने मतलब मुझे जिस तरीके से मोटिवेट किया, जिस तरीके से मुझे एनकरेज किया, जिस तरह से मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया लाइफ में कि यू कैन डू एनीथिंग। वाह। और तो जिस तरीके से प्यार दिया, मतलब उन्होंने मुझे मतलब बहुत ही एक ऐसी अपब्रिंगिंग दी कि मुझे कभी नहीं लगा कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता। और वो सिर्फ उनकी वजह से। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी जी है, वो
मेरठ में उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज मेरठ में किया। फिर उन्होंने सीबीआई का एग्ज़ाम दिया। सीबीआई में उनका पहली नौकरी उनकी उनकी नौकरी सीबीआई में लगी। देहरादून में वो पोस्टेड थे। उसके बाद उनकी बॉम्बे पोस्टिंग हुई। और मुझे याद है कि बॉम्बे पोस्टिंग, अब ये मुझे ये बात बताते हैं कि जब मेरे मम्मी पापा बॉम्बे आए तो वो बहुत स्कैर्ड थे ऑफ दिस बिग सिटी बॉम्बे। उनका पहला ये था प्लान कि किसी तरीके से वो पोस्टिंग चेंज करवा दें। Okay. यहाँ पे आके अपने बॉस को बोलें, सुपीरियर को बोलें कि मुझे वापस भेज दो। हाँ, हाँ. क्योंकि बॉम्बे में मतलब कैसे बॉम्बे में गुजारा होगा। एंड एक वो दिन था और एक ये दिन था कि मतलब वो बॉम्बे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें नहीं जानता था बिल्कुल, जब वो सीबीआई में थे। तो हाँ, और उन्होंने मतलब स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, मिडिल क्लास वैल्यूज़, एजुकेशन, स्पोर्ट्स। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम एथलेटिक्स करो, बिकॉज अगर तुम एथलेटिक्स में अच्छे होगे तो तुम कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो। वाह. और फिर उसकी वजह से मैंने बास्केटबॉल में, मैं नेशनल्स बास्केटबॉल्स के लिए महाराष्ट्र के लिए खेला। तो ही इज जस्ट गाइडेड, सपोर्टेड, इन्फ्लुएंस्ड मी थ्रू आउट माई लाइफ। जैसे कि मैं लॉ करूं, दैट वॉज हिज डिसीजन, विच आई जस्ट रिस्पेक्ट हिम फॉर मेकिंग दैट डिसीजन फॉर मी। और फिल्मों में फिर उन्होंने मतलब इतना तरीके से एज अ सॉलिड सपोर्ट सिस्टम वो रहे। तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी। बहुत प्यारी बातें चल रही करण आपके साथ, और बात केसरी 2 के बनने की है। ये फिल्म आ गई सिनेमाघरों में, और रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म की चारों तरफ तारीफ, वर्ड ऑफ माउथ चला। अक्षय की पीछे की कुछ फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए एक धारा शुरू हुई वापस, जो उनके चाहने वाले जमा हुए सिनेमाघरों में। और इस फिल्म की क्रिटिक्स ने भी तारीफ़ की, और पॉपुलर जो चॉइस थी वो भी ये फिल्म बनी। आम जनता को फिल्म पसंद आ रही थी। आपने थिएटर में गुपचुप जाके देखा, लोगों का रिस्पांस किस तरह का चल रहा था? जी जी जी, बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। जो हम यहाँ पे बॉम्बे में एक इलाका है जुहू, वहाँ हाँ. पे एक थिएटर है पीवीआर जुहू। मैंने वहाँ पर जाकर फिल्म देखी ऑडियंस के साथ। मतलब वो तो डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप अपनी फिल्म ऑडियंस के साथ देखते हो और ऑडियंस इमोट करती है जिस तरीके से आप चाहते हो कि वो इमोट करें, वो एक 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 तरीके का मोटिवेशन है कि मैं ये फीलिंग फिर से चेस करना चाहता हूँ, कि मतलब मैं ऑडियंस को फिर से ये फील कराना चाहता हूँ। मतलब वो तो दैट इज अ फीलिंग जो आई कैन नॉट डिस्क्राइब, कि एक इन अ डार्क हॉल पीपल आर कमिंग, जिन्हें आप जानते नहीं हो, वो आपकी बनाई हुई फिल्म देख रहे हैं, उसमें मतलब इमोट कर रहे हैं, मतलब या। और जब गोवा में अवार्ड मिला तब वो मोमेंट कैसा था? नहीं, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, कि मतलब मुझे मेरी पहली फिल्म के लिए ही हमारी फिल्म इफ़ी में दिखाई गई, जो इतना बड़ा एक फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ पे वो फिल्म दिखाई गई, और फिर मुझे बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का उन्होंने ऑनर दिया। मतलब इट वाज जस्ट, आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी। और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने, हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत प्योर इंटेंशन से इस फिल्म को बनाया है। एंड और जब आपको अवार्ड मिलता है, वो इट इज़ जस्ट लाइक अ मोटिवेशन फॉर यू टू कीप वर्किंग हार्ड। बिल्कुल। लेकिन क्या आपका पहला काम जब इतना ज़्यादा कामयाब हो जाता है तो आगे के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं? देखो, चुनौतियाँ 100% बढ़ जाती हैं, पर वो मैं चाहता भी हूँ कि वो चुनौतियाँ बढ़ें, क्योंकि आप, और मैं चाहता, और क्योंकि और मुझे, मैं चाहता भी हूँ कि अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँ और फिर एक ऐसी कहानी लेके आऊँ जो लोगों को केसरी चैप्टर 2 से भी ज़्यादा अच्छी लगे। वाह. मतलब वो लाइफ में अगर आप आगे नहीं बढ़ो तो मतलब देन फिर आप इस इंडस्ट्री में क्यों हो? हम इस इंडस्ट्री में इसलिए हैं ताकि और लोग हमारी फिल्में देखें, और लोग हमारी फिल्मों को याद करें, उससे शायद कुछ सीखें, एंटरटेन हो। तो चुनौतियों बढ़ने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ चुनौतियाँ बढ़ें, और मैं मेहनत करूँगा, और आई होप कि मैं उन चुनौतियों को अच्छी इस पे कायम रह सकूँ। आप लॉ के बैकग्राउंड से आते हैं, और हमारे सिनेमा में कोर्ट रूम ड्रामास की एक लंबी परंपरा रही है। तो क्या आपकी आने वाली फिल्मों में ऐसा कुछ नज़र आने वाला है, कोर्ट रूम ड्रामा आगे? देखिए, जो मैं अगली फिल्म जो मैं लिख रहा हूँ, अगली फिल्म जो लिख रहा हूँ वो कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, बट हाँ, मतलब शायद फ्यूचर में आगे जाके फिर से शायद एक कोर्ट रूम ड्रामा मैं बनाऊं, क्योंकि मुझे कोर्ट रूम ड्रामास बहुत पसंद है। और आजकल उनका दौर भी चल रहा है वापस।
जी, दौर से ज़्यादा मुझे लगता है कि कोर्टरूम ड्रामाज आपको सोसाइटी के बारे में बताते हैं, आपको सोसाइटी की ऐसी एक दिक्कत के बारे में बताते हैं, या एक ऐसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो ट्रैवल करती है। और जैसे हम बात भी कर रहे थे कि डिबेट करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। आप चाहे वो एक चाय स्टॉल पे हो, लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, इश्यूज के बारे में, और कोर्टरूम ड्रामा इज द बेस्ट प्लेस टू शोकेस दैट कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। अच्छा, पूरी बातों में मम्मी पापा का जिक्र हुआ, आपके भाई बहनों का जिक्र हुआ, आपकी शरीक हयात का जिक्र नहीं हुआ। आपकी लाइफ पार्टनर कब कैसे मिली और वो आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हैं? आपने कहा कि आप सारी नर्वसनेस उनको दे देते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। तो उनका नाम अनुषा जगदीश है। वो एक लॉयर हैं, और वो अभी भी लॉयर हैं, उन्होंने मेरी तरह लॉ छोड़ा नहीं है। अच्छा। तो मैं उनसे न्यूयॉर्क में मिला था, जब मैं न्यूयॉर्क में काम कर रहा था। वो न्यूयॉर्क में पढ़ रही थी, वो अपना कोलंबिया एक लॉ स्कूल है, वहाँ पे अपनी LLM डिग्री ले रही थी। और हाँ, मेरी उनसे जब मुलाकात हुई, वो भारत के दक्षिण से आती हैं, वो चेन्नई से आती हैं, वो तमिल है। ओके, तो यहाँ लैंग्वेज का भी खेल चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी पूरी टू स्टेट्स की रिलेशनशिप हुई। तो फिर उनसे न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। फिर यहाँ पे आके हमारे रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को पता चला कि हम शादी करना चाहते हैं। फिर वो मिले, और 2017 में हमारी शादी हुई। एंड सिंस देन शी इज़ बीन अ बिग सपोर्ट सिस्टम। जब घर में दो लॉयर हो, पति और पत्नी, तो कौन किसको बोलने नहीं देता है? नहीं, पर घर में वही जीतती हैं। मतलब यू हैव टू नो कि शी इज राइट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। सुन रही है वो ये बात? यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि शी इज राइट। एंड आई जेन्युइनली फील कि अगर वो नहीं होती तो मैं शायद ये कदम नहीं उठा पाता, मैं ये फिल्म नहीं बना पाता। क्योंकि हम समझ नहीं सकते कि एक फीमेल का कितना बड़ा हाथ होता है इन जस्ट सपोर्टिंग यू। और जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो सारी नर्वसनेस, सारा स्ट्रेस पास ऑन कर देता हूँ। एंड शी स्टिल स्टूड बाय अ रॉक। करण फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे, और आपकी पहली फिल्म ने इतना बड़ा कमाल किया है, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है डायरेक्शन की दुनिया में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपकी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आपको हर दिन सीखना है, हर फिल्म से सीखना है, हर व्यक्ति जो आपको इस इंडस्ट्री में मिले उससे सीखना है। हाँ हाँ। और मुझे तो लगता है मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अभी सीखना है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत सीखना है, बहुत मेहनत करनी है, और अच्छी फिल्में बनानी है, और खुद लिखते भी चले जाना है। जी जी जी। जब आप फिल्म नहीं बना रहे होते हैं, तब किन चीज़ों में वक्त गुजरता है? जब मैं फिल्म नहीं बना रहा होता हूँ तो मैं फिल्म लिख रहा होता हूँ। मतलब इस समय भी मैं अपनी अगली फिल्म लिख रहा हूँ। तो पूरा वक्त फिल्म लिखने में बीतता है, फिल्में देखने में, फिल्में स्टडी करने में, इंडस्ट्री के लोगों से मिलने में, जिनसे मतलब मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से वक्त बीतता है। आपकी ये पूरी कहानी सुन के, आपकी ज़िंदगी की, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जहन में ये ख्याल आया होगा कि वो भी फिल्मी दुनिया की तरफ मुड़ सकते हैं और अपने रेस्पेक्टिव करियर से एक टर्न ले सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, और मेरे फिल्म में भी एक्चुअली एक डायलॉग है ये, कि कृपाल अपने बेटे के लिए बोलता है कि मेरा बेटा एक शातिर क्रांतिकारी था। इसलिए मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें, जिन्हें करियर में एक ऐसा टर्न लेना है, आपको एक शातिर क्रांतिकारी बनना है। आप एक तरीके से आप रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं कि आप एक एस्टैब्लिश चीज़ को आप छोड़ रहे हैं और आप कुछ एक नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको इसलिए वो शातिर बनना बहुत ज़रूरी है उसमें। शातिर का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा, यू हैव टू बी अ मेटिकुलस रेवोल्यूशनरी। आपको मेहनत करनी है, आपको बाकी लोगों से ज़्यादा पता होना चाहिए, आपको उनसे डबल मेहनत करनी है आपको, और आपको अपने पास प्लान होना चाहिए कि मतलब मैं अगर 1 साल ये कोशिश करूंगा तो मुझे 1 साल में ये करना है, मेरा ये गोल है, और वो गोल अगर फुलफिल नहीं हुआ आपको फिर अपना गोल चेंज करना है।
आपको मतलब इस तरीके से मेहनत, आपको बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी है। बिल्कुल। मतलब एन ऑर्डिनरी बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ही पुट्स इन। बिल्कुल सही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ डूब जाओ, ये एक आर्ट है, ये मतलब यू विल जस्ट फ्लाई, यू विल सक्सीड। नहीं, यू हैव टू वर्क 10 टाइम्स हार्डर देन एनी अदर पर्सन। बिल्कुल। करण, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी मज़ेदार बातें हमारे साथ शेयर की, अपनी ज़िंदगी की कहानी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यूनिस जी, थैंक यू सो मच। ये भी एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। थैंक यू।